हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कक्षा 11वीं के प्रैक्टिस पेपर और साथ में इसके आंसर्स हैं उनके बारे में समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना और कैसे इसके उत्तर को लिखना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बता दूं जो कि ज़रूरी है। 2 घंटे का पेपर होगा बेटा आपका, 40 मार्क्स का होगा। रिटन एग्जाम है, इस बार आपको लिखना होगा आंसर शीट पे। और प्रश्न पत्र 4 खंडों में होगा, यानी कि 3-3 अंक के 4 प्रश्न करने होंगे, तो 12 अंक ये हो गए 3-3 नंबर के। और 6 अंक के 3 प्रश्न होंगे तो 18 नंबर के ये हो गए बेटा। और 2 पैसेज आएंगे जो कि 400 नंबर के हैं, तो 8 ये हो गए। और 2 नंबर का आपका मैप आएगा। तो कुल मिलाकर 40 नंबर का पेपर होगा। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जो आपका 3 अंक का पेपर होगा बेटा, 3 अंक का क्वेश्चन होगा, उसको या तो मैक्सिमम 80 शब्दों में लिखो, या आप 3 मेन पॉइंट दे दोगे तो भी आपको पूरे उत्तर मिलेंगे। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में पॉइंट में लिखोगे, पूरे बटा पूरे नंबर मिलेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला प्रश्न है बेटा कि पुनर्जागरण के क्या कारण थे। पुनर्जागरण का अर्थ क्या है और क्या कारण थे। तो पुनर्जागरण इटली में हुआ था। आपने पढ़ा 7वें चैप्टर में से, यानी कि बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं में से एक टॉपिक लिया गया है। तो इसके उत्तर मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता भी हूँ। पहले क्वेश्चन समझ लिया आपने, पुनर्जागरण का मुख्य कारण क्या है। आगे बढ़ते। तो बेटा पुनर्जागरण के जो मुख्य कारण है वो ये हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। एक तो कुस्तुतुनिया का पतन हो गया था, व्यापारी वर्ग का उदय, धर्म युद्ध हुए थे, आपको पता होगा इस्लाम सभ्यता में, राजकीय संरक्षण आदि प्रभाव व परिणाम उनके, सुधार आंदोलन होते, प्रोटेस्टेंटवाद का उदय हुआ था, देसी भाषाओं का विकास हुआ था, विज्ञान का विकास हुआ था, लोगों की अभिरुचियों का विकास हुआ था, उद्योग और वाणिज्य का विकास हुआ था। तो ये जो कारण है बेटा वो आपके किसके, पुनर्जागरण के मुख्य कारण। तो आपको जितने भी पॉइंट दे रखे हैं उसमें से केवल 4 पॉइंट अच्छी तरह याद कर लो। जब ये प्रश्न आएगा आप 4 पॉइंट लिखोगे, 3 नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं। तो कौन कौन सा? कुस्तुतुनिया का पतन, संपन्न व्यापारी वर्ग का उदय, धर्म युद्ध का प्रभाव, राज के संरक्षण, ये सब। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेटा दूसरा प्रश्न है आपका कि औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभाव। आपको पता है औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई थी 1780 से 1850 के बीच। अब क्या बताना है आपको? आपको बताना है कि इसके आर्थिक प्रभाव क्या होगा, आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़े। आप पॉजिटिव भी लिख सकते हो, नेगेटिव भी लिख सकते हो। 3 नंबर का ये। तो देखते हैं इसके उत्तर को। तो उत्तर को इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको पॉइंट में दिखाना सिखाऊंगा कि औद्योगिक क्रांति ने कृषि और हस्तशिल्प आधारित उद्योगों का, बड़े पैमाने के उद्योगों, मशीनीकृत विनिर्माण और कारखाना प्रणाली में बदल दिया। यानी एक पॉइंट तो ये हो गया मेन कि जो कृषि क्रांति हुई और हस्तशिल्प आधारित उद्योग थे वो अब किस में बदल गए? मशीनीकृत विनिर्माण और कारखाना प्रणाली पर बदल गए। नई मशीनें, बिजली के नए स्रोत और काम को व्यवस्थित करने के नए तरीकों ने मौजूदा उद्योगों को अधिक उत्पाद कुशल बना दिया। यानी उत्पादन को अधिक बना दिया इन्होंने, उत्पादन को अधिक कर दिया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट होगा एक तो। और हस्तशिल्प उद्योगों का स्थान मशीनों ने ले लिया। हस्तशिल्प उद्योगों का स्थान किसने ले लिया? मशीनों ने ले लिया। और कृषि क्रांति, तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हो कि औद्योगिक क्रांति ने कृषि क्रांति को जन्म दिया, हस्तशिल्प आधारित उद्योगों को मशीनीकृत उद्योगों में बदल दिया, और नए आविष्कार, मशीनें, बिजली के स्रोत से क्या हुआ कि अधिक उत्पादन और कुशल बना दिया। तो ये आपको उत्तर याद करना है। आप समझ के याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं कि औद्योगिक क्रांति ने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मशीनीकृत कर दिया गया है, नए आविष्कार हुए, साथ में और उत्पादन को और कुशल बना दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा अथवा वाला प्रश्न है, उसको भी ध्यान से देखेंगे हम कि इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिरता ने औद्योगिक क्रांति के आगमन में किस प्रकार योगदान दिया है। तो ये इसकी वीडियो भी अपलोड है आपको इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैप्टर की पूरा डिटेल में समझा के आप उससे भी देखोगे तो यही उत्तर मिलेंगे आपको। इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिरता ने, कि वहाँ पे एक सम्राट था, औद्योगिक क्रांति के आगमन में क्या योगदान दिया। यानी वहाँ पे किसी ने कब्जा नहीं किया, हमला नहीं किया, इससे क्या फ़ायदा पड़ा औद्योगिक क्रांति के उत्पन्न होने में। तो इसके उत्तर की ओर जाते हैं हम। तो इसका उत्तर देखेंगे बेटा, ब्रिटेन के तीनों भाग वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में एक ही सम्राट का आधिपत्य था। जब एक ही सम्राट का आधिपत्य होगा तो शांति का वातावरण, समान कानून व्यवस्था, समान मुद्रा प्रणाली, समान बाजार व्यवस्था, और बाजार व्यवस्था को स्थानीय प्राधिकरण यानी कि जो स्थानीय सरकार होती है उससे मुक्त करा रखा था। तो यही कारण था कि वही राजनीतिक कारण के कारण
इंग्लैंड क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति का जन्मदाता बना। तो ये राजनीतिक कारण है औद्योगिकरण के बेटा। अगर आर्थिक कारण आपको पहले आपने देखे, और ये राजनीतिक कारण है किसके, औद्योगिकरण के। तो बहुत ही अच्छा है कि एक ही सम्राट था जिससे शांति बनी रही, समान कानून व्यवस्था बनी रही, समान मुद्रा प्रणाली बनी रही, ये सब। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच त्रिकोणीय व्यापार की व्याख्या करना है। तो ब्रिटेन भारत से अफीम मंगवाता था, बदले में अफीम चाइना को भेजता था, चाइना से इसको चांदी मिलती थी। तो अब इसको मैं आपके उत्तर को दिखाता हूँ। आपने समझ लिया क्वेश्चन कि ब्रिटेन, इंडिया और चाइना के बीच जो व्यापार होता था एक दूसरे के साथ, वो किस प्रकार होता था। इसका सही उत्तर है आपका कि बेटा यूरोप में चीनी सामान की बहुत मांग थी, यूरोपीय महाद्वीप में। तो ब्रिटेन द्वारा भारत से अफीम खरीदा जाता था, यानी कि ब्रिटेन भारत से अफीम खरीदता था। ब्रिटेन द्वारा चीन में चांदी के बदले अफीम बेचना, दूसरा पॉइंट। और चीन से प्राप्त चांदी से माल खरीदना, तीसरा पॉइंट। तो इस प्रकार से कि यूरोप में जो चीन के बने सामान की बहुत डिमांड थी, ब्रिटेन भारत से अफीम खरीदता था। चाइना में अफीम की बहुत डिमांड थी, चाइना को अफीम बेचता था, बदले में चीन से चांदी प्राप्त करके, चीन से माल खरीद के ये कहाँ बेचता था, यूरोप में। तो इस प्रकार त्रिकोणीय व्यापार था, यानी कि इंडिया से ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन से चाइना, और चाइना से जो खरीदता था ब्रिटेन खरीद के ये यूरोप में भेजता था। ठीक है बेटा, इस तरीके से त्रिकोणीय व्यापार बना रहा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा अगला प्रश्न, सन यात सेन, जो कि चाइना के आधुनिक चीन के जनक माने जाते हैं, सन यात सेन, इनके 3 सिद्धांतों के बारे में आपको बताता हूँ मैं। एक तो आपको पता है सन मिन चुई, सन मिन चुई, ये आपको राष्ट्रवाद है ना, ये सब पता होगा आपको ऑलरेडी। तो इसके बारे में डीपली जो उत्तर है वो दिखाता हूँ आपको। ध्यान से देखेंगे उत्तर को कि सन यात सेन के 3 सिद्धांतों के बारे में आप क्या जानते हैं। सन मिन चुई आपको याद होगा, अब इसका डिटेल वर्जन आपको दिखाता हूँ मैं। तो सही उत्तर है सन मिन चुई। सन का मतलब राष्ट्रवाद होता है, इसका मतलब मांचू को उखाड़ फेंकना, जो कि मांचू साम्राज्य था वहाँ पे, उसको उखाड़ फेंकना, जिन्हें विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, साथ में अन्य विदेशी साम्राज्यवादियों का अंत करना। मिन, ये मिन होता है, ये सन होता है। मिन मतलब लोकतंत्र, इसका अर्थ है लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। और चुई, चुई का मतलब होता है समाजवाद, यानी कि पूंजी को विनियमित करना, भूमि को जोत को बराबर करना, सब कुछ समाज के लोगों का आधिपत्य करना, सब कुछ सरकार अपने हाथों में ले लेगी और समाज को बराबर बांटेगी, ये करना किसका सिद्धांत था, सन यात सेन का। सन यात सेन का सिद्धांत आपको याद रखना पड़ेगा, परीक्षा में आ सकता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो सन यात सेन ने क्या किया था, सन मिन चुई दिया था। सन मतलब राष्ट्रवाद, मिन मतलब लोकतंत्रवाद, और चुई मतलब समाजवाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो बेटा सेक्शन सी है ये, इसमें 6 नंबर के आपको क्वेश्चन मिलेंगे सारे, यानी 6 पॉइंट लिखने हैं आपको, या 120 शब्दों में लिखना है। देखते हैं क्वेश्चन। पुनर्जागरण ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया, प्रोटेस्टेंट सुधार पर जोर देते हुए चर्चा करें। तो प्रोटेस्टेंट कौन लेकर आया था बेटा, मार्टिन लूथर किंग, ये लेकर आए थे। ठीक है, ये लेकर आए थे, यानी कि जो चर्च में धर्म में बुराइयां व्याप्ति उसको हटाने के बदले में इन्होंने एक नया धर्म दिया था, वो है प्रोटेस्टेंटवाद। तो पुनर्जागरण दुनिया को कैसे प्रभावित किया, साथ में लिखना है कि प्रोटेस्टेंट सुधार पर जोर देते हुए चर्चा करनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं और समझते हैं हम। 5वें प्रश्न का उत्तर है, पॉइंटों में दे रखा है कि पुनर्जागरण से अभिप्राय है, आपको लिखना है कि आपको पहले उत्तर में दे रखा है दोबारा से जन्म लेना। पुनर्जागरण का अर्थ आपको पता है क्या होता है कि फिर से किसी संस्कृति का उदय होना, फिर से किसी संस्कृति का उदय होना या पुनर्जन्म होना, संस्कृति का उदय होना। ठीक है, ये आपका उत्तर है पुनर्जन्म। इसके प्रभाव क्या पड़े, इसके प्रभाव पड़े थे बेटा कि शिक्षा का विकास हुआ था, शिक्षा का, संस्कृति का विकास हुआ था, कला का विकास हुआ था, है ना, और मानवतावादी का विकास हुआ था, मानवतावादी का विकास, मानवतावादी का विकास। तो ये आपके प्रभाव में आ गया नीचे वाला, और ऊपर वाला अभिप्राय। इसके बाद तार्किक शक्ति का विकास हुआ बेटा, पॉप की सर्वोच्चता को अस्वीकार किया गया पुनर्जागरण में कि पॉप सब कुछ नहीं है, और मानवतावाद का प्रसार हुआ, लौकिक अभिरुचियों का विकास हुआ, धर्म सुधार आंदोलन हुए, और इसमें मार्टिन लूथर किंग का योगदान। तो पहले के 4 जो पॉइंट हैं वो पुनर्जागरण के बारे में है कि इसका अर्थ है दोबारा से किसी संस्कृति का जन्म लेना, इसके प्रभाव हर रूप में पड़े। तार्किक शक्ति का विकास हुआ, मानवतावादी का विकास हुआ, कला का विकास हुआ, ये सब आ जाएंगे आपके स्टार्टिंग में। लेकिन अब प्रोटेस्टेंटवाद के अनुरूप कहे जाए
तो लिखेंगे धर्म सुधार आंदोलन हुए, मार्टिन लूथर का योगदान रहा, दंड मोचन सर्टिफिकेट का विरोध। यानी ये था ना कि चर्च ने कह रखा था कि हर इंसान अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए और उसके लिए कुछ दान दक्षिणा करनी चाहिए, तो इसका विरोध किया। पॉप के आदेशों का अवहेलना की गई, किसमें? प्रोटेस्टेंटवाद में। प्रोटेस्टेंटवाद के बारे में मगर अलग से भी प्रश्न आता है कि क्या होता है, तो ये धर्म सुधार आंदोलन था। मार्टिन लूथर किंग ये लेकर आया था, इन्होंने सुधार किया धर्म में, दंड मोचन सर्टिफिकेट का विरोध किया, पोप के आदेशों की अवहेलना की, और शायद धर्म दो भागों में बट गया, प्रोटेस्टेंटवादी और कैथोलिक। कैथोलिक मतलब चर्च वाला, पुराने वाला, और प्रोटेस्टेंटवाद यानी कि नया, जो मार्टिन लूथर किंग लेकर आए थे। तो प्रश्न को समझ में आ गया होगा आपको उत्तर को किस प्रकार लिखना है। अब हम छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, या इसके अथवा पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा अथवा वाला क्वेश्चन है इसका कि 17वीं सदी के यूरोपीय लोगों के लिए दुनिया अलग कैसे दिखाई दी। यानी 17वीं सेंचुरी में यूरोप के जो लोग थे उनको दुनिया कैसी दिखी, दुनिया के बारे में वो क्या समझ रखते थे। तो इसका उत्तर आपको दिखाता हूँ। तो बेटा 6 पॉइंट है ये कि यूरोप में पुनर्जागरण देखने को मिला उन्हें। भाई 14वीं से 17वीं शताब्दी तक ही तो आपने पढ़ा है वो 7वां चैप्टर, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं जिनमें पुनर्जागरण है। तो यूरोप में पुनर्जागरण देख लिया, यूरोपीय देशों में औद्योगिकरण देख लिया। 1780 में औद्योगिकरण हुआ था इंग्लैंड में, तो यूरोप में पुनर्जागरण देखा गया, यूरोपीय देशों में औद्योगिकरण देखा। औद्योगिकरण के फलस्वरूप कच्चे माल की मांग को, उपनिवेशवाद को बढ़ावा। भाई 16वीं सदी में ही तो वो आया था इंग्लैंड वाले हम पर कब्जा करने, तो उपनिवेशवाद को बढ़ावा ये देखा। औपनिवेशिक देशों का आर्थिक शोषण ये देखा, औपनिवेशिक देशों में पूंजी निवेश ये सब देखा। तो ये यूरोपीय लोगों ने 17वीं सदी में दुनिया को देखा। 17वीं सदी में यूरोप वासियों ने दुनिया में क्या क्या देखा? यूरोप में पुनर्जागरण को देखा, यूरोपीय देशों में आर्थिक विकास को देखा, औद्योगिकरण के बाद कच्चे माल की डिमांड को देखा, उपनिवेशवाद को बढ़ावे को देखा, औपनिवेशिक देशों का, जैसे इंडिया का शोषण इंग्लैंड ने किया, शोषण देखा, औपनिवेशिक देशों में पूंजी निवेश को देखा। तो ये आपका उत्तर है किस प्रश्न का, कि यूरोप के लोगों ने 17वीं सदी में दुनिया को कैसे देखा। अब हम छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो छठा प्रश्न है, इंग्लैंड में 18वीं व 19वीं शताब्दी के अंत में विरोध आंदोलनों का समालोचनात्मक। तो कौन कौन से विरोध आंदोलन हुए थे आपको पता है ना? मजदूरों के लिए, शोषण के लिए, जुड़वा अधिनियम, ये सब इनके विरोध में आंदोलन होते। लुडविन ने किया था एक, तो है ना। तो जो भी इस प्रश्न का उत्तर है मेरी वीडियोस में अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 11th की जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। तो 16वीं सदी यानी कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंत में विरोधी आंदोलन का समालोचनात्मक। अब बच्चों एक मतलब बताता हूँ, समालोचनात्मक का मतलब होता है कि आपका पॉजिटिव भी लिखना है इसका और नेगेटिव भी लिखना है। तो समालोचनात्मक विश्लेषण करते हैं हम। उत्तर दिखाता हूँ आपको। ये इसका सही उत्तर है कि इंग्लैंड में 1780 से 1850 के बीच औद्योगिक क्रांति हुई। मजदूरों के प्रति रूप में औरतों, बच्चों की, पुरुषों की बढ़ती मांग थी। मजदूरों का शोषण किया गया, मजदूरों द्वारा अधिकारों की मांग की गई, ब्रेड और खाने के लिए दंगे किए गए। लुडिज्म आंदोलन किसने शुरू किया था? लुडविन ने शुरू किया था लुडिज्म आंदोलन, जिसके अंतर्गत क्या था कि मशीनों को नहीं तोड़ेंगे बल्कि न्यूनतम मजदूरी की मांग करेंगे, नौकरी की मांग करेंगे, अच्छे वातावरण की मांग करेंगे, और कानून द्वारा श्रमजीवियों की दशाओं में सुधार किया गया। आपको पता 1819 में एक कानून बना था कि 10 साल से छोटे बच्चों को कारखाने में नहीं लगाना। 1842 में बना था एक कानून, ठीक है। फिर 1847 में एक कानून बना था कि 18 साल से अधिक उम्र के बच्चों और महिलाओं को केवल 10 घंटे ही काम करवा सकते हैं। ये सब आपको वीडियो मिल जाएगा जो मेरी इस चैप्टर की वीडियो है। जुड़वा अधिनियम को समाप्त किया गया, जो जुड़वा अधिनियम पारित किया गया था। और 1833 में कारखाना अधिनियम, काम के घंटे निश्चित किए गए और न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आपको 6 पॉइंट लिखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन है कि क्या क्या सुधार किए गए। तो एक तो ये मेन पॉइंट बन जाएगा, एक ये मेन पॉइंट बन जाएगा और एक ये मेन पॉइंट बन जाएगा। साथ में इसके बाद आप ये सब पॉइंट लिख सकते हो। तो पहले मेन पॉइंट लिखना है ताकि टीचर को अच्छा लगे उत्तर पढ़ते हुए। तो 1833 में कारखाना अधिनियम लागू किया गया, काम के घंटे निश्चित किए गए, न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। साथ में मजदूरों व औरतों की, पुरुषों, बच्चों और औरतों की बढ़ती मांग के कारण नियम बनाए गए। मजदूरों का शोषण काफ़ी मात्रा में किया गया, काम ज़्यादा करवाया जाता था और काम के घंटे ज़्यादा हुआ करते थे। ब्रेड व खाद्य, इसके लिए दंगे होने शुरू हो गए क्योंकि लोगों को खाना नहीं मिलता था। तो ये महत्वपूर्ण उत्तर है प्रश्न नंबर 6 के आपके। अब 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
कपास की कताई और बुनाई उद्योग में क्या क्या तकनीकी परिवर्तन आए। तो ये भी वीडियो में अवेलेबल है मेरी इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर ज़्यादा प्रश्न आए तो आप देख सकते हैं। कपास की कताई और बुनाई में तकनीक में क्या परिवर्तन हुए, ग्लोब पर यानी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ग्लोब इन द दुनिया पे इस पर क्या प्रभाव पड़ा वो बताना है। तो उसके उत्तर पे चलते हैं हम। तो बेटा इसमें बहुत कपास कढ़ाई और बुनाई उद्योग में विभिन्न परिवर्तन हुए, जैसे कि 1733 में मशीनें करगे का आविष्कार हुआ। 1765 में जेम्स हरग्रीव्स ने कताई मशीन का आविष्कार किया। रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का निर्माण किया। 1789 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने म्यूल नामक मशीन का निर्माण किया और पावर लूम का आविष्कार किया। ठीक है, इससे विश्व पर बहुत प्रभाव पड़े, कपास की मांग बढ़ गई। तो ये उत्तर है कि औद्योगिक क्रांति से कपास के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए, कपास क्रांति में कैसी आई है, कपास के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए। इस प्रश्न का उत्तर है कि कपास कढ़ाई बुनाई उद्योग में तकनीकी परिवर्तन हुए, टेक्निकल परिवर्तन हुए। 1733 में मशीन करगे का आविष्कार हुआ। 65 में जेम्स हरग्रीव्स ने वाटर कताई मशीन का आविष्कार किया। रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। तो इसका सही उत्तर है, आपको उत्तर याद करना है। प्रश्न समझ में आ गया कि कताई और बुनाई के क्षेत्र में क्या तकनीकी विकास हुआ। अगर लोहे का था तो डर्बी परिवार के बारे में लिखते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 बेटा कि चीन और जापान द्वारा अपनाए गए आधुनिकीकरण के 2 पथ। चीन ने क्या रास्ते अपनाए आधुनिकीकरण के, यानी कैसे देश को पुराने ख्यालों से निकाल के, रूढ़िवादिता से निकाल के आधुनिकीकरण किया गया। तो इसके उत्तर के ऊपर चलते हैं हम। तो चाइना ने बेटा क्या किया, चीन जापान का आधुनिकीकरण के लिए अलग अलग विचारधारा का अनुसरण किया। तो चीन ने क्या किया, 1911 में चीनी क्रांति सन्यासी सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई। माओ के नेतृत्व में पूंजी व्यवस्था को बढ़ावा मिला और जापान में शोगुन की सत्ता आई का अंत हुआ। मेजी पुनर्स्थापना हुई और फुकोको समृद्ध सेना की नीति को बढ़ावा दिया गया। जापान द्वारा अपने पारंपरिक हुनर प्रथाओं का प्रयोग नवीन आधुनिकीकरण में किया गया। लेकिन चाइना ने कैसे किया, चाइना ने चीनी क्रांति करके, ठीक है, सन्यासी सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना करके और माओ के नेतृत्व में पूंजीवाद व्यवस्था को बढ़ावा देके, इस तरीके से चीन ने आधुनिकीकरण का रास्ता अपनाया। साथ में जापान ने भी किस प्रकार आधुनिकीकरण का रास्ता अपनाया, ये आपको उत्तर में मिल जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न पैसेज का होगा बेटा, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये पैसेज पढ़ना है। कि ये दिलचस्प है कि एक दूसरे लेखक वाशिंगटन इरविंग जो वर्ड्सवर्थ के खासे छोटे थे, मूल निवासियों से सचमुच मिले थे, उनका वर्णन बिल्कुल भिन्न रूप में किया। जिन इंडियंस की असली ज़िंदगी की देखने का मुझे मौका मिला, कविताओं में वर्णित अपने रूप में काफ़ी भिन्न है। सच है कि गोरे लोग जिनकी नीयत पर भरोसा नहीं करते, जिनकी भाषा भी नहीं समझते, कि संगत में रहने काफ़ी कम बोलते हैं, पर परिस्थितियाँ वैसी ही हों तो गोरा आदमी भी उनकी तरह अल्पभाषी हो जाता। ये इंडियंस जब अपनों के बीच होते हैं तो वे नकल उतारने के उस्ताद साबित होते हैं। गोरों की नकल उतार कर उनका खूब मनोरंजन करते हैं। वही गोरे जो समझते हैं इंडियंस में अपनी भव्यता गरिमा के आदर भाव से ओतप्रोत हो चुके हैं। तो इसमें वाशिंगटन इरविन ने जो लिखा मूल निवासियों के बारे में, वो टॉपिक है। प्रश्न पूछा गया है कि इस अनुच्छेद के लेखक कौन है, तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा कौन है, वाशिंगटन इरविन। साथ में उन्होंने एक मूल निवासी वर्णन कैसे किया कि मूल निवासी क्या करते हैं, गोरे लोगों की नकल उतारते हैं, गोरों की नकल उतारते हैं। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न, विलियम वर्ड्सवर्थ और फ्रांसीसी दार्शनिकों रूसों ने निवासियों को कैसे देखा। इन्होंने निवासियों को जंगली कहा है। क्या कहा है, इन्होंने जंगली कहा है। किन्होंने जंगली कहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ और फ्रांसीसी दार्शनिक रूसों ने उनको जंगली कहा है। ठीक है, मैं उत्तर दिखाता हूँ आपको। तो देखो बेटा, तो पहले तो वाशिंगटन इरविन ने लिखा है और सामान्य लोगों की तरह होते हैं वो, आम इंसान भी। और दूसरा, जंगलों में रहने वाले काम कल्पनाशील प्रजाति के रूप में। ठीक है, कम, यहाँ पे बेटा कम आएगा, गलत प्रिंटिंग है, कम कल्पनाशील, कि वो लोग बेवकूफ़ होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, कल्पनाशील कम होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नई दुनिया के मूल लोगों का वर्णन करने के लिए अंग्रेजियों में क्या क्या शब्द यूज़ किए गए। तो क्या क्या शब्द यूज़ किए गए बेटा, इसमें नहीं मिलेंगे, आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें मिलेंगे। तो नई दुनिया के लोगों का वर्णन करने के लिए क्या क्या नाम यूज़ किए वो। तो मूल निवासियों को रेड इंडियन, ओबोरिजिनल, डकोटा, चिरोकी, पेनियाक आदि कहते हैं। तो ये मूल निवासियों की जातियाँ हैं, रेड इंडियन, ओबोरिजिनल, डकोटा, चिरोकी, पेनियाक इत्यादि। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर।
तो बेटा प्रश्न है आपके सामने कि थॉमस जेफरसन कौन थे, थॉमस जेफरसन को क्यों जाना जाता है, मूल अमेरिकियों के बारे में उनके क्या विचार थे। तो ये 8वां पैसेज है जिसको देख के आपको उत्तर देने हैं। तो इसके उत्तर की ओर चलते हैं हम। सही उत्तर है कि थॉमस जेफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के उद्घोषणा पत्र को लिखने के लिए जाना जाता है। थॉमस जेफरसन का मानना था कि मूल अमेरिकी लोग एक महान जाति के थे जो शरीर और दिमाग से श्वेतों के बराबर थे, परंतु संस्कृति रूप से पिछड़े हुए थे। कि मूल निवासी भी शरीर और दिमाग से गोरों के बराबर थे, लेकिन तकनीकी रूप से वो पिछड़े हुए थे। तो राष्ट्रपति थे अमेरिका के बेटा, इन्होंने स्वतंत्रता की उद्घोषणा के पत्र लिखे और मानना था कि मूल निवासी भी आम लोगों की तरह ही थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है बेटा 2 नंबर का 10वां कि ऑस्ट्रेलिया के दिए गए रूपरेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से चिन्ह खोजना है और लेबल करना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर, उत्तरी शहर टू पर्थ और सिडनी। ठीक है, देखते हैं मैप में, आपको ये मैप है और मैप का उत्तर दिखाता हूँ मैं आपको कि कहाँ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ी उत्तरी शहर कहाँ है। 2 नंबर का ये है और पर्थ और सिडनी कहाँ है। तो ये दिखाना है पर्थ और सिडनी, साथ में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा उत्तरी शहर। तो देखेंगे उत्तर को। तो बेटा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ये रही और सबसे बड़ा शहर ये बी। ठीक है, तो ये उसके उत्तर हैं। और इस तरीके से आपकी जो आंसर की है वो एंड होती है और क्वेश्चन पेपर भी एंड होता है। ये आंसर की दिल्ली सरकार ने जारी करी है और क्वेश्चन पेपर भी दिल्ली सरकार ने जारी किया। आप डिस्क्रिप्शन में इन दोनों को पा सकते हैं। साथ में क्वेश्चन कोशिश की गई है समझाने की। वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर जरूर करें। एनबी लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।